नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गया आज और सबसे कमजोर लेवल पर ही जाकर बंद भी हुआ है। 83 के लेवल रुपए ने तोड़ दिए हैं। अब इसका क्या मतलब है और आने वाले दिनों में कितनी और गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, ये आज समझेंगे हमारे एक खास मेहमान से, जिन्हें करेंगे शो में शामिल। साथ ही कल के दिन पर काफ़ी अहम नज़र रहेगी हमारी, क्योंकि कल निफ्टी की 5 कंपनियों के नतीजे हैं, उनके बारे में भी करेंगे चर्चा और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ को भी शो में करेंगे शामिल। तो चलिए शुरुआत बाजार से करते हैं, जहां उतार चढ़ाव के बीच हमने देखा लगातार चौथे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बाजार आज बंद हुए। निफ्टी 25 अंक चढ़कर 17,500 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 147 और निफ्टी बैंक 54 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए हैं। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज का जो मार्केट है वो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर बाजार था और आज एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी देखेंगे तो आज कांटे की टक्कर थी। 2-3 दिन से मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी, लेकिन ट्रेंड का रिवर्सल नहीं हुआ, तो इसलिए बाजार टूटा भी नहीं। प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और बाजार टूटा भी नहीं। इसी वजह से आज मार्केट ने कुछ बहुत बड़े गेंस नहीं अपनाए। करीब 25 पॉइंट के गेन के साथ निफ्टी आज 17,500 के ऊपर जाके क्लोज होने में कामयाब हो गया। कल की क्लोजिंग भी 17,500 के ऊपर थी, आज की क्लोजिंग भी 17,500 के ऊपर ही है। एक और बात, आज मार्केट के अंदर आप इंडिया विक्स भी अगर आप चेक करेंगे तो खास बड़ा बदलाव वहाँ पे भी नहीं हुआ। ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे कुछ खास बड़ा बदलाव वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो ज़्यादातर बाजार के अंदर आज एक जिसे कहते हैं कि एक हल्का मार्केट था, लाइट मार्केट था, क्योंकि इससे पहले शॉर्ट कवरिंग की बदौलत 10% के ओपन इंटरेस्ट घटे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। इससे बाजार काफ़ी हद तक लाइट हो गया और रेंज के अंदर रहा और मार्केट के अंदर आज 17,500 से 17,600 की रेंज ट्रेड की रेंज थी। खैर फिर भी आज मार्केट में रिजल्ट ओरिएंटेड काफ़ी एक्शन था। जिन कंपनीज के रिजल्ट आए या जिनके रिजल्ट आने हैं उसको लेकर बाजार काफ़ी हद तक आज सतर्क भी था। पहले आते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। आज HDFC के दोनों ही ट्विंस ने बाजार को संभालने का बेहद शानदार काम किया। आज वो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ गए। इसके अलावा ITC ने भी पिछले 2-3 दिन से बाजार की काफ़ी हेल्प की है। 2 दिन से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मार्केट के अंदर कम से कम निफ्टी के अंदर 12-13% की वेटेज रखता है, वो 2-3 दिन से चल रहा है। आज फाइनली इसने 2500 का लेवल भी दिखा दिया। 21 तारीख को इसके नंबर है, शुक्रवार को, ठीक दिवाली से पहले। और उम्मीद तो ये है कि इसके नंबर्स में शायद आपको GRMs तो नेगेटिव रहेंगे, लेकिन वैसे नंबर्स ठीक रह सकते हैं। एक्सिस बैंक के भी नंबर से ठीक पहले हमको काफ़ी अच्छी मजबूती फिर से बनती हुई दिखी है। लेकिन टॉप लूजर्स की श्रेणी अगर आप चेक करेंगे निफ्टी की, तो आपको NTPC दिखेगा। ये पिछले 2-3 दिन शेयर चला तो सही, लेकिन ये थक जाता है शेयर और वो इसका DNA अभी भी नहीं बदला। ये आज 1.5% नीचे आ गया। कोल इंडिया दूसरी सरकारी बैंक है जो आज 1.5% करीब नीचे थी। बजाज फिनसर्व और JSW स्टील, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो निफ्टी के टॉप गेनर्स की, टॉप लूजर्स की श्रेणी में आ गए हैं। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स में। अगर आप सुज़लोन को देख रहे हैं तो करीब ये आज 20% अपने सर्किट पे पहुंचा। ये शेयर पे आप थोड़ा क्लोजली वॉच कीजिएगा। है तो पेनी स्टॉक्स, लेकिन फिर भी वित्त सलाहकारों की राय से इसके बारे में अगर आप कुछ पता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एजिस लॉजिस्टिक, कंटेनर कॉर्पोरेशन, सिंजिन जैसे शेयर्स काफ़ी चले। कॉनकोर को लेकर मार्केट में खबर यह है कि सरकार इसके विनिवेश के प्रोसेस को और फास्ट करने जा रही है, इसलिए लास्ट का आधा पौना घंटा इसके लिए बहुत तेजी था और एक करीब 6-6.5% ऊपर था। मिड कैप के लूजर्स की कैटेगरी में आएंगे तो TV18 ब्रॉडकास्ट, जिसके नंबर्स बेहद खराब थे, आज 6% का इसने गोता लगाया। नेटवर्क एडिंग के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और एस्ट्रल पॉली जैसे शेयर्स भी, लिमिटेड जैसे शेयर्स भी टूटते हुए दिखे और फ्लोरोकेमिकल जैसे शेयर्स के अंदर भी आपको प्रेशर ही बनता दिखेगा। आते हैं साल का हाई, जिन शेयर्स ने लगाया वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कैंपस के अंदर आज साल का हाई लगा और TVS मोटर्स, शॉपर स्टॉप, EID पैरी जैसे कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने अपना 50 वीक हाई आज टेस्ट किया है। तो कुल मिला के आज मार्केट का लवल लबाब यही था कि बाजार ने आज अपने आप को काफ़ी हद तक एक रेंज के अंदर डाइजेस्ट किया। अभी भी US मार्केट्स के फ्यूचर्स ठीक है। उम्मीद तो करते हैं कि कल बाजार फिर से एक नई तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम भी कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आशीष माहेश्वरी और नितिलेश पावस्कर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिलेश, क्या लग रहा है आपको? आज बाजार में हमने देखा कि तेजी दिखाई दी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी काफ़ी हुई है। ऐसा अच्छा ये रहा कि 17,500 के ऊपर जाकर निफ्टी बंद हुआ। आपने क्या रीड किया आज के मार्केट में?
गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। कल हम लोगों ने एक इवनिंग मॉर्निंग का जब हम लोग शो कर रहे थे, हम लोगों ने क्लियर कट एक मैसेज दिया था हमारे क्लाइंट्स को और सभी व्यूअर्स को कि 17,560 से लेके 17,570 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए वहां उसके ऊपर तो चला तो गया था, लेकिन वहां से ही फिर से हमें क्या देखने को मिली, बिकवाली देखने को मिली। तो जब तक अभी निफ्टी ऊपर में 17,565 ये लेवल ब्रेक ना करे तब तक थोड़ा सा बाइंग के लिए अवॉइड करें। कल अगर मार्केट 17,430 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो हम लोग फिर से लोअर लेवल देख सकते हैं। 17,250 से लेके 280 ये लेवल भी आने वाले फ्राइडे तक मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मूड और माहौल को देख के ट्रेड करना चाहिए। जो भी कुछ आपके अकाउंट में प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करें। दिवाली आ रही है, दिवाली के पहले जितना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस मार्केट में वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो मेरा जो व्यू है मार्केट के ऊपर थोड़ा सा बेरिश है और ऊपर में सेल ऑन राइज का रणनीति में अपनाना चाहता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक मेरा व्यू अलग है। स्टॉक्स में कुछ अच्छे एक्शंस हो रहे हैं, वहां पे आप बाइंग करके जा सकते हैं। इंडेक्स के ऊपर मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा बेरिश का है। ठीक है, इंडेक्स के ऊपर बेरिश और आपने अच्छी बात कही कि दिवाली का समय आ रहा है नज़दीक, तो अगर मुनाफा मिल रहा है तो लेकर घर जाएं वो बेहतर है। आशीष, आपसे मैं समझना चाहूँगा ब्रॉडर सेंटीमेंट क्या चल रहा है इस समय बाजार में। आप जब अपने क्लाइंट से बात करते होंगे तो इस समय क्या माहौल बन रहा है? जो चिंताएं बाजार में चल रही हैं वो अब साइड में रख दी हैं क्योंकि भारत में फेस्टिवल का मौसम शुरू हो गया है। और दूसरी बात ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या लोग एग्रेसिवली अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या लोग ऑलरेडी छुट्टी के मोड में चले गए? अगले हफ्ते तो हम देख रहे हैं कि करीब 1-1.5 दिन की छुट्टी है, इसलिए लोगों ने एक्सटेंडेड वीकेंड भी बना लिए हैं। जी बिल्कुल। और बहुत ज्यादा एक माइग्रेशन शुरू हो जाता है बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ इस समय में। बट इस बार दिवाली 2-3 साल की जो हमने की दिवाली का माहौल देखा, उसके बाद अब एक जोर शोर से मनाने वाली दिवाली ये वाली है, क्योंकि अब कोविड कोई फेयर नहीं है और लोगों के पास में काफी डिस्पोजेबल इनकम भी है, क्योंकि 2-3 सालों से कोई बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड उन्होंने दिवाली के जो भी हमें सामान रहते हैं उसमें नहीं किया। तो आप बाजारों में देखिए, आपको किसी भी शॉपिंग मॉल में बाहर आने और जाने में ही आपको आधा-आधा घंटा लग रहा है। तो ये शो करता है कि किस लेवल की बाइंग चल रही है मार्केट्स में। जहाँ तक स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो वो भी एक बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी है। तो यदि लोग ज़्यादा कंज्यूमर कार्स बाय करेंगे, टू व्हीलर बाय करेंगे, कपड़े बाय करेंगे, ज्वेलरी बाय करेंगे, अल्टीमेटली उन कंपनीज के जो ये मैन्युफैक्चर करती हैं उनके स्टॉक पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी हम अपने क्लाइंट को भी सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा एक्सपोर्ट और ओरिएंटेड स्टॉक्स और ज़्यादा हाई पी मल्टीपल स्टॉक्स के कंपैरिजन में बेटर है कि जो इन हाउस और इंटरनल इंडिया के कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज है वहाँ नजर रखी जाए। तो जो भी कंपनीज ज्वेलरी में शूज बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, ब्रांडेड आइटम्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग अभी सिलेक्टिवली निवेश की सलाह क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इंडाइसेस में जरूर वोलेटिलिटी काफी देखने को मिली है और आगे भी वो देखने वो जारी रहेगी, क्योंकि एफआईज की तरफ से बिकवाली अभी भी चल रही है। तो वोलेटिलिटी तो बाजारों में बिल्कुल बनी। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली स्टोरी जो है भारत में अच्छी चल रही है और उसी पर फोकस करना भी चाहिए हमें। स्टॉक्स पे हम बात करते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स मेरे मेहमानों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है उस पर पहले फोकस करेंगे। आज हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो ऐतिहासिक गिरावट पर पहुंच गया है। वो अब $1 का भाव 83 रुपए पर पहुंच गया है। रुपए ने अपने सबसे निचले स्तर के जो पहुंच गया है उसके पीछे क्या वजह है, आखिर हो क्या रहा है, कितनी और गिरावट आ सकती है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज कार्यक्रम में एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएनसी ग्लोबल के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट तपेश पांडे को करते हैं शो में शामिल। तपेश, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि आखिर हो क्या रहा है? इतनी गिरावट हमने उम्मीद नहीं की थी। जब 80 से 81 हुआ रुपया तब बात हुई कि हाँ 82 तक शायद जाएगा, वहां से वापस एक रिबाउंड हो सकता है, लेकिन आज जिस तेजी से हमने आखिरी आधे पौने घंटे में गिरावट देखी रुपए में, आपको क्या लगता है क्यों इतनी गिरावट आ रही है? हम अगर बात करें, आज हमने दो मेजर इकोनॉमीज के इन्फ्लेशन डेटा देखे हैं। यूके का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि 40 सालों में सबसे ज्यादा है, 10.1 का। साथ ही यूरोपियन एरिया का भी इन्फ्लेशन डेटा है, हालांकि वो थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी 2 डिजिट के पास ही है। 9.9 का चल रहा है। तो आने वाले टाइम पे जो, और वहीं पे हम दूसरे साइड पे देखें तो यूएस का इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, बट साथ ही उनका जो
अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो काफी अच्छा रहा है, मतलब लोगों को अभी भी नौकरी मिल रही है। पहले हम 3.7 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे थे, अभी 3.5 का लास्ट एम्प्लॉयमेंट रेट आया है, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ पे यूएस फर्दर रेट हाइक करता है तो यूएस की इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अभी उनके लोगों के पास जॉब है, मतलब रिसेशन का उतना असर यूएस पे नहीं पड़ेगा जितना यूके और यूरोपियन कंट्रीज पे पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है यूएस के रेट हाइक करने की वो और ज्यादा बढ़ रही है। 2 नवंबर को जो एफओएमसी की मीटिंग है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट का यूएस रेट हाइक करेगा। वहीं पे यूरोप और यूके की इकोनॉमी उतनी स्टेबल नहीं है, अगर वो रेट फर्दर एग्रेसिव रेट हाइक करते हैं तो हो सकता है उनकी इकोनॉमी उन हैवी रेट्स को बियर ना कर पाए और उनको रिसेशन का ज्यादा असर देखने का मिले। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखें तो पिछले वीक में डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी। 114 से 110 के लेवल तक डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ था, लेकिन रुपी में हमें ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर आप देखो हमने प्रीवियस वीक आरबीआई ने अपना फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा बढ़ाया है, इसलिए रुपी को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिली जितनी डॉलर में वीकनेस आई थी। अब वापस डॉलर इंडेक्स ने अपनी रैली स्टार्ट की तो रुपी यहाँ पे डॉलर रुपी पे शॉर्ट कवरिंग स्पीड से देखने को मिली और 83 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखा। आने वाले टाइम पे भी हम देखें तो जो मेजर करेंसीज है डॉलर इंडेक्स में, जो मेजर वेटेज है यूरो, जीबीपी और जेपीवाई का, ये तीनों ही इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन इन दोनों का 10% से ऊपर का ही एक्सपेक्ट करें, डबल डिजिट पे एक्सपेक्ट करें। वहीं पे उसके कंपैरिजन में यूएस की कंडीशन काफी बेहतर है, तो जीबीपी और यूरो में गिरावट बनी रहेगी। साथ ही जापानीज, अगर हम बैंक ऑफ जापान की बात करें, बैंक ऑफ जापान का कोई मेजर एक्शन न लेना भी यहाँ पे डॉलर की स्ट्रेंथ को हवा देता हुआ दिख रहा है। करेक्ट तपेश, लेकिन मैं क्विकली आपसे ये जानना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, और वो ये कि आपको क्या लगता है कितनी और गिरावट अभी रुपए में एक शॉर्ट टर्म में बाकी है जिसके बाद एक हम रिबाउंड देख पाए? देखिए अभी हम इमीडिएटली नवंबर पे भी हमारा एफओएमसी का मीटिंग है और दिसंबर में भी मीटिंग है, तो दोनों पे ही यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों ही मीटिंग्स पे रेट हाइक होंगे 75 टू 50 बेसिस पॉइंट का। तो इन दोनों ही मतलब यहाँ पे हम इमीडिएटली डॉलर में बहुत ज्यादा नरमी नहीं देख रहे हैं। जो डॉलर में आने वाले दिसंबर, मतलब यहाँ पे 2022 के एंड तक हम डॉलर में स्ट्रेंथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि बैंक ऑफ जापान के साइड से कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं कि वो इंटरवेंशन करेंगे, जिसके कारण हो सकता है हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे कूल ऑफ देखने को मिले, नियर टर्म, बहुत ज्यादा नहीं, नॉमिनल कूल ऑफ देखने को मिले। बट हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर जो ट्रेडर्स को सलाह रहेगी वहां पे यूएस डॉलर रुपी में बाइंग करने के लिए रहेगी। इमीडिएटली में हम 83.40 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा अगर टाइम फ्रेम मतलब 1-2 महीने का देखें तो हम 84 का भी लेवल देख सकते हैं। और अगर दिसंबर तक इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक ना हुई, रिसेशन का डर बना रहा, तो 84 के ऊपर का भी लेवल देखने की संभावना बनी रहेगी। महंगाई एक बड़ा फैक्टर है और उसके बाद ये तय होगा कि 84 या उसके ऊपर रुपया जाता है कि नहीं। फिलहाल 83.40 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तपिश, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आशीष, ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, हालांकि आपने कहा कि आप क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स की जगह जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पर फोकस करें, लेकिन IT और बाकी दूसरे एक्सपोर्टर्स, फार्मा, ऐसी कंपनियां, इस पर क्या कॉल होगा रुपए को ध्यान में रखते हुए? देखिए बिल्कुल, यदि नॉर्मल सिचुएशन होता तो बहुत उन लोगों को बेनिफिट होता, पर समस्या ये है कि जो ऑर्डर्स का जो इनफ्लो है उसमें थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन है और रिटेल फुटफॉल कम है यूएस या यूरोपियन मार्केट्स में, तो बहुत ज्यादा अब बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगा तो बड़े जो ऑर्डर्स आते थे हमारे भारतीय IT कंपनी को वो नहीं मिलेंगे, या जो यहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रहा था ज्वेलरी का या क्लोथिंग्स का, तो वो भी फर्क पड़ेगा वहां पर। तो इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि डॉलर का जरूर जो स्ट्रेंथ का जो बेनिफिट मिलना चाहिए हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा प्राइसिंग में भी बार्गेनिंग शुरू हो जाती है जब आप देखते हैं कि जो सप्लायर है उसकी करेंसी में गिरावट हो रही है, तो वो जो आपको एंड यूजर को जो बेनिफिट आपको पास ऑन करना पड़ता है उसका। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बेनिफिट डॉलर की में स्ट्रेंथ का एक्सपोर्टर या एक्सपोर्टिंग कंपनीज को मिलने वाला है।
फेयर इनफ। तो चलिए, ये भी बात ठीक है जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, तो फिलहाल इनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। नतीजे की एक एक करके बात शुरू करते हैं। अल्ट्राटेक के नतीजे आ जाए। आज हमने देखे कि आय में तो बढ़त हुई, लेकिन मुनाफा जो है वो घटता हुआ दिखा है। अल्ट्राटेक का मुनाफा 1313 करोड़ से घटकर 755 करोड़ पे आ टिका है। अब यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट जरूर दिखाई दी। नितिलेश, अल्ट्राटेक का चार्ट देखकर बताएंगे कि क्या लग रहा है आपको? अब तो नतीजे भी सामने हैं, जो फंडामेंटल चेंजेस होने थे वो हो चुके। आपको लगता है इसमें अब अपॉर्चुनिटी है? सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा, कल का सेशन और देखूंगा, और वहां पे अगर ये कंसोलिडेट करेगा 6300 से लेके 6400 इस बीच में, और अगर ये फिर से ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 2-3 दिन पहले मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था मेरे क्लाइंट्स को 6080 के आसपास, और वहां से हम लोगों ने 200 से 250 पॉइंट्स ऊपर का टारगेट भी दिया था। तो अभी टारगेट मेरा हिट हो चुका है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करना चाहूंगा। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा, चार्ट के ऊपर डब्ल्यू फॉर्मेशन भी बन चुका है, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो हमें फिर से 6500 से लेके 6600 ये दो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन होना जरूरी है, एटलीस्ट आवरली चार्ट के ऊपर वो कंसोलिडेशन होगा तो ऊपर के साइड में ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। यानी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, अभी कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद इसमें शायद और तेजी देखने को मिले। तो फिलहाल वेट एंड वॉच अल्ट्राटेक का स्टॉक। रिलायंस का स्टॉक भी देखकर बताइए, जैसा नितिलेश, क्योंकि जैसा मेरे सहयोगी डिम्पी भी बोल रहे थे कि वो आज रिलायंस ने 2500 का लेवल भी तय किया, और उसके बाद हल्की सी हमने देखा मुनाफा वसूली हुई ऊपरी लेवल पर, लेकिन नतीजे भी आने वाले हैं, धीरे धीरे ये स्टॉक चल भी रहा है। क्या कॉल बनता है? की बेस फॉर्मेशन कर चुका है, मतलब 2300 से लेके 2350 एक उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक डीप में आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गैप अप होता है तो रिलायंस को अवॉइड करें, और अगर कुछ निचले लेवल के ऊपर ओपन होके फिर से 2520 का लेवल क्रॉस करता है तो 2600 या फिर 2580 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं रिलायंस के ऊपर। तो अभी जल्दबाजी ना करे, कोई भी गैप अप मिलता है तो वहां पे एंट्री ना ले, क्योंकि कोई भी चीज गैप अप हो रही है वो ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो रही है। आज भी एचडीएफसी बैंक का अगर हम लोग देखेंगे, जो पिछला वाला जो गैप था 1480 के आसपास, वहां पे टच करके फिर से वो नीचे की तरफ ही क्लोज किया है। तो ऊपर में थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, निचले लेवल के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, निचले लेवल पर कर सकते हैं खरीदारी, ये होगी स्ट्रैटेजी। आशीष, आपने कहा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी जो है वो चल रही है और चलना भी चाहिए। दो चार स्टॉक अभी जो डिम्पी बता रहे थे जो 52 वीक हाई पे पहुंच गए हैं, टीवीएस मोटर हुआ, कैंपस शूज की बात आपने की थी, शायद ये आपको पसंद आ रहा हो, शॉपर स्टॉप जैसे काउंटर्स, इन पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आपको लगता है इनमें से किसी को बाय करके चलना चाहिए? बिल्कुल, सारी रिटेल कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज हैं। शूज के स्टॉक पे तो मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि अब जो नए शूज का जो एक बड़ा ट्रेंड बन गया है कि हर पर्सन के पास में आप देखें तो दो ऑफिस के शूज रहते हैं, दो कैजुअल शूज रहते हैं, दो कम से कम स्लीपर रहते हैं, और एक दो शूज हमेशा उनके एक्सपायरेशन लिस्ट में रहते हैं। तो यदि आप सोचें कि 100 करोड़ लोगों के पास में जो इफेक्टिवली ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं धीरे धीरे, यदि 6 से 8 उनके पास में पेयर ऑफ शूज रहेंगे, कितना डिमांड आगे जाके शूज कंपनी में आने वाला है। ऐसा ही मेरा मानना है। क्लोथिंग में ऐसा है कि हर पर्सन के पास में अब ट्रेडिशनल वेयर 2-3 होते हैं, 2-3 डेनिम है, और वेस्टर्न है, ट्रेडिशनल है। तो एक बड़ी रेंज लोगों के पास में इकट्ठा हो रही है अभी, तो जिसके कारण से डिमांड में हमने इतना अच्छा प्राइस देखा है। अब मान्यवर जैसी कंपनियां देखिए, वेदांत फैशन जो कंपनी है, तो पिछले साल 300 करोड़ का उनका मुनाफा था, लास्ट क्वार्टर से 100 करोड़ का मुनाफा वो कर रहे हैं। तो 500 करोड़ सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल बेच के कमा सकते हैं। ऐसे ही शॉपर स्टॉप भी एक रिटेल प्ले है, और मेरा मानना है थोड़ा सा लेट कैचअप किया है शॉपर स्टॉप ने कंपेयर टू ट्रेंड और आदित्य बिरला फैशन रिटेल। तो मुझे लगता है कि शॉपर स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। 4 डिजिट में जाने का यहाँ पे ही पोटेंशियल है, और वेदांत फैशन का मेरा इनफैक्ट 1 साल का लक्ष्य जो है 2000 रुपए।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर फेस्टिवल का सीजन भी आ रहा है, आप लोग जूते कपड़े तो खरीदें ही खरीदें, स्टॉक्स भी खरीदें, ऐसा आशीष कह रहे हैं, क्योंकि इन पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। वेदांत फैशन, आदित्य बिरला रिटेल, ये कुछ स्टॉक्स है। शॉपर स्टॉप, इन पर रखिए नज़र। इसके अलावा कैंपस और बाटा जैसी कंपनियां भी हैं जो आपको अच्छे नतीजे दे सकती हैं, अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती हैं। कल नतीजे की जो बात मेरे मुंह से निकली, आशीष आपसे जानना चाहूँगा, आईटीसी के नतीजे कल आने वाले हैं और ये स्टॉक धीरे धीरे चलते हुए अब 350 350 के पास पहुंच रहा है। इस समय क्या कॉल बन रहा है आपका आईटीसी के ऊपर? जी बिल्कुल, जो इसका 52 वीक हाई 349 का था, मुझे लगता है कल वो ब्रीच हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये आईटीसी के लिए काफी बेहतरीन क्वार्टर रहेगा। आज नेस्ले ने एक ट्रेंड भी सेट कर दिया एफएमसीजी कंपनीज के लिए, और मुझे लगता है क्योंकि उनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं, जो पेपर है, होटल्स है, टोबैको है, सारे बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मार्जिन में, एबिटा में, सभी तरफ आपको राइज देखने को मिलने वाला है। और ये रीजन है इस बार मुझे लगता है 350 के बाद ये कंफर्टेबली इस बार आईटीसी निकल जाएगा। ओके, तो यानी कि उम्मीद अच्छी है आईटीसी से, नंबर्स भी आने वाले हैं, तो नंबर्स आ जाएं कल तो शायद आप बेटर कॉल ले सकते हैं जब आप निवेश का प्लान बना रहे हो, और बहुत जल्दी जो है ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक्स में भी हमने काफ़ी एक्शन आते हुए देखा नीतिलेश। कल एक्सिस बैंक के नंबर्स भी हैं, इंडसइंड बैंक के इनफैक्ट नंबर आ जाए जो ठीक ठाक रहे, क्या व्यू बन रहा है आपका? काफी स्ट्रांग है। आज भी जब मैंने चैनल के ऊपर शॉर्ट कॉल रिकमेंड किया था, तब मैंने बैंक्स को थोड़ा सा अवॉइड किया था, क्योंकि बैंक्स में जो भी गिरावट आ रही है वो तेजी से फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो लास्ट शो में मैंने कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट ये मेरा फेवरेट काउंटर है, बाकी के काउंटर्स को मैं साइड में रखना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 40-42 रुपीज के ऊपर। इस स्टॉक में अगर किस कारण से ब्रेकडाउन मिलता है और निचले लेवल के आसपास अगर मिलता है, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जब तक ये काउंटर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 45 रुपीज के ऊपर चल रहा है, तब तक हर डीप में इसमें क्या करे, निवेश करने की राय होगी। फ्यूचर्स नहीं लेना है, ऑप्शंस नहीं लेना है, कैश में धीरे धीरे करके आपको लेना पड़ेगा। मतलब हर 5 या फिर 10% की गिरावट के आसपास इस स्टॉक को क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। इस स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बनाया है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शायद से आने वाले लंबी अवधि में ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि यहाँ से दुगना भी हो सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखें। पर जब तक ये स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आपको रखनी चाहिए नजर इस पे, हर डिप में करनी है खरीदारी और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये जान लेते हैं हमारे मेहमानों से कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें कौन से स्टॉक्स पर उनका फोकस रहेगा। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। नीतिलेश, आपसे ही करते हैं शुरुआत। बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन में कहां नजर रहेगी आपकी? दोनों के दोनों सेल कॉल होंगे। पहला होगा सेंटिवी का। सेंटिवी हम लोग देखेंगे, अगर ये 530 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, तो हम लोग 510 के आसपास इसका पहला टारगेट बना सकते हैं, और जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो 490 के आसपास होगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है 540 के आसपास का। जैसे ही काउंटर 525 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा, तो हमें स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट के आसपास लेके जाना है। दूसरा जो काउंटर है, सब लोग एफएमसीजी के ऊपर या फिर कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर बाय कॉल दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा हटके यहाँ पे बाटा इंडिया में शॉर्ट कॉल देना पसंद करूंगा। तो बाटा इंडिया अगर हम लोग देखेंगे, कल थोड़ा सा ऊपर ओपन होकर 1840 के ऊपर अगर ओपन होता है और 1835 का लेवल ब्रेकडाउन कर देता है, तो हम लोग 1865 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। नीचे में जो मेरा पहला टारगेट होगा वो होगा 1800, और दूसरा टारगेट होगा 1780 के आसपास का। ओके, तो ठीक है। चलिए, दो सेल कॉल, यानी बाजार में जो तेजी देखने को मिल रही है उसमें कुछ मुनाफा, जैसा कि शुरू में ही नीतिलेश ने कहा कि आपको घर ले जाना चाहिए, और यहाँ मुनाफा कमाने का मौका शॉर्ट साइड में भी दिख रहा है उनको। तो सन टीवी और बाटा इंडिया, इन दोनों में शॉर्ट कॉल दिया है यहाँ नीतिलेश ने। आशीष, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? मेरी तरफ से पहला पिक रहेगा टीवीएस मोटर कंपनी। मेरा मानना है 1170 के आसपास स्टॉक को बाय करना चाहिए, और यदि कल के लिए लक्ष्य जरूर मैं नहीं बता सकता फंडामेंटली, बट फिर भी ऐसे 3 महीने तक रखेंगे तो 1300 तक जा सकता है। अब रीजन ये है कि जो उनका पिछले साल का प्रॉफिट था 750 करोड़ के आसपास, मेरा मानना है ये 6 महीनों में ही वो उतना प्रॉफिट क्रॉस हो जाएगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि कंपनी ने जो सेल्स में ग्रोथ दिखाया है, जो एक्सपोर्ट मार्केट में कैप्चर किया है। इसके अलावा हीरो मोटर कॉर्प से उन्होंने 125 सीसी के अंदर का और स्कूटी टाइप का जो मार्केट है उसमें भी काफी इनरोड ऑलरेडी ले लिया है।
तो यहाँ पे उनका कंसिस्टेंट मार्केट शेयर के वो गेनर है और हीरो और बजाज लूजर है। इसके अलावा यहाँ पर DIA और FIs दोनों ने अपनी हिस्सेदारी पिछले 2 क्वार्टर में इस स्टॉक में बढ़ाई है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नज़र रखने की ज़रूरत है और ये बेस्ट बेट है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है, मैं भी टेक्निकल जो हमारे एडवाइजर उनके साथ में ही जाना चाहूँगा। IDFC फर्स्ट बैंक बिल्कुल यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है और स्टॉक की बड़ी री-रेटिंग होने वाली है क्योंकि जो कॉमर्शियल उनकी लैंडिंग थी, वो अब पूरा शिफ्ट होके होलसेल लैंडिंग से रिटेल में कन्वर्ट हो गई। तो जो बुक पहले 26% रिटेल हुआ करती थी, वो 74% रिटेल और 26% ही कॉमर्शियल रह गई। इसके अलावा कासा भी उनका 50% के आसपास हो रहा है और इस साल मेरा मानना है जो उनका पिछले साल का प्रॉफिट था, जब उन्होंने सारा क्लीन अप कर दिया तो 135 करोड़ का मुनाफा था। इस साल मेरा लक्ष्य करीब 2200 करोड़ रुपए का मुनाफा और 2025 तक करीब 4000 करोड़ का मुनाफा IDFC फर्स्ट बैंक का बनना चाहिए। तो बिल्कुल एक बार्गेन बैट है अभी भी कि अपने पोर्टफोलियो में 3 से 6 महीने रखिए, पर मिलेगी। चलिए, मतलब IDFC फर्स्ट जो है दोनों ही मेहमानों को पसंद आ रहा है आज। आपको रखनी चाहिए इस पर नज़र और धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, जैसा कि बता रहे हैं मेरे मेहमान। इसके अलावा आशीष को TVS भी पसंद आ रहा है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं फोकस, लेकिन नज़रिया लंबा रखना होगा। 1300 रुपये का टारगेट बहुत जल्दी में नहीं आएगा, शायद 2 से 3 महीना लगे, लेकिन इस स्टॉक को भी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी को फिलहाल हम यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।